नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित। मेरी क्रिसमस आज है 25 दिसंबर। सो मेरे तरफ से और रैंडम ट्रैवलर अमित फैमिली की तरफ से मेरी क्रिसमस। मैं लेके चला आया हूँ आपके लिए नई सीरीज़ राजस्थान की, और मैं अभी हूँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट के सामने। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पाडल पोल। इस तरह के 7 पोल आप देखिएगा, फिर आप किले के अंदर जा सकते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा किला है। वैसे बाउंड्री लाइन से कहें तो कुंभलगढ़ फोर्ट सबसे बड़ा है, लेकिन किले के हिसाब से अगर देखें तो ये सबसे बड़ा किला है। अभी मैं हूँ आरटीडीसी होटल पन्ना चित्तौड़गढ़ में। काफ़ी खूबसूरत सा प्रॉपर्टी है। मैं पहली बार किसी स्टेट टूरिज्म बोर्ड के प्रॉपर्टी में रुका हूँ। रूम रेंट पड़ा है 1200 रुपये पर कपल। होटल के लेफ्ट हैंड साइड में आप सामने देख सकते हैं ये खूबसूरत सा लॉन, और होटल के मेन गेट के सामने ही एक खूबसूरत सा गार्डन जहाँ बहुत खूबसूरत से गुलाब खिले हैं, और गेट के एकदम ऑपोजिट साइड में है पार्किंग एरिया। चलिए अंदर चलते हैं और आपको रिसेप्शन एरिया दिखाते हैं। ये रहा इस होटल का रिसेप्शन एरिया। आप इसे आरटीडीसी के साइट से भी बुक कर सकते हैं। ये सामने रहा हमारा रूम। एक डबल बेड, सामने टेबल और सोफा, एक छोटा फ्रिज भी है, सामने टीवी, ये मिरर, ये कबर्ड है जहां आप अपने कपड़े रख सकते हैं, और ये रहा वॉशरूम। काफ़ी बढ़िया रूम है और वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है। सो अब निकलते हैं और घूमते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट। पाडल पोल के सामने ही है स्मारक रावत बाघ सिंह जी की। बहादुर शाह से लड़ते रहते यहीं पर वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। वैसे आप इस चित्तौड़गढ़ के फोर्ट को पैदल अगर घूमिएगा तो 3 से 4 दिन लग सकता है, लेकिन हमने ऑटो किया है। ऑटो में नॉर्मली सब यहाँ पे 2 से ढाई घंटे लगाते हैं घुमाने के लिए, लेकिन मैंने बात कर रखा है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। जो भी है जैसा भी है आपको घुमाऊंगा और पूरा डिटेल्स बताऊंगा। बने रहिए पूरे ब्लॉग को और एंजॉय कीजिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बढ़ते हैं। दूसरा गेट क्रॉस कर हम लोग अंदर आ चुके हैं। 1567 में अकबर ने इस चित्तौड़गढ़ के फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया था। तब बप्पा रावल और कल्लाजी राठौड़ ने उनसे वीरता से लड़ाई की और इसी जगह पर वो वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हीं के याद में यहाँ स्मारक बना हुआ है। हनुमान पुल, जोड़ला पुल, लक्ष्मण पुल क्रॉस कर अभी हम लोग राम पुल क्रॉस किए। सामने आप देख सकते हैं राम पुल, और मेरे पीछे है फतेह सिंह जी की स्मारक। 1957 में अकबर के साथ लड़ाई करते करते इसी जगह पर वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, और उन्हीं के याद में ये स्मारक बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं और घूमते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट। मेन फोर्ट में एंट्री करने से पहले आपको यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। इंडियंस का रेट है 40 रुपीज़ पर पर्सन, और विदेशी नागरिकों के लिए 600 रुपीज़ पर पर्सन। टिकट काउंटर पे 10 मिनट के लिए खड़े रहने के बाद हमें टिकट मिल चुका है। पर पर्सन 40 रुपीज़ लगा है। फॉरेनर्स के लिए 600 रुपीज़ है, और ऑटो का पार्किंग के लिए हमें 15 रुपीज़ देना पड़ा है। टिकट काउंटर के ऑपोजिट साइड ही बहुत खूबसूरत सा व्यू है, आप सामने देख सकते हैं। पूरा चित्तौड़गढ़ सिटी आप यहां से देख सकते हैं। सामने दूर में अरावली रेंज काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर आप खड़े हो कुछ समय बिता सकते हैं। और सामने नीचे आप देखिए, वहीं से अभी हम लोग ऊपर आए हैं। चलिए चलते हैं और इस फोर्ट को और अच्छी तरीके से घूमते हैं।
दोस्तों अभी मैं हूँ कुंभा पैलेस में और हमने गाइड कर लिया है, अजय राठौर जी है हमारे साथ। इनसे जानते हैं इस फोर्ट के बारे में, बड़ी अच्छी तरीके से बताएंगे और अगर अच्छा लगे आप भी इन्हें आकर संपर्क कर सकते हैं। खम्मागढ़ी वेलकम टू चित्तौड़गढ़ फोर्ट। जिस जगह को आप लोग देखने के लिए आए इसको चित्तौड़गढ़ दुर्ग के नाम से पहचाना जाता है। इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट को बनाया गया था 5वीं शताब्दी में मौर्य वंश के राजा चित्रांगन मौर्य के द्वारा। स्टार्टिंग में इसका नाम था चित्रकूट, बदलते बदलते इसका नाम हो गया चित्तौड़गढ़। अलग अलग समय पर अलग अलग राजा महाराजाओं ने राज्य किया। सबसे अधिक यहाँ पर राज किया राजपूतों ने, और राजपूतों ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को, मेवाड़ बोले तो राजस्थान का वन पार्ट, मेनी पार्ट डिवाइडेड बाय राजस्थान, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, शेखावटी, वन पार्ट नेम इज द मेवाड़। ये पूरा चित्तौड़गढ़ दुर्ग 700 एकड़ जमीन के अंदर फैला हुआ है, जिसको भी 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट रेसिडेंशियल एरिया है, सेकंड हिस्टोरिकल पार्ट, लास्ट का फॉरेस्ट एरिया। एट प्रेजेंट टाइम 113 मंदिर और 84 वाटर लेक देखने के लिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर हैं। 1 बाय 1 टेम्पल एंड 1 बाय 1 लेक देखने के लिए जाते हैं। इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट को विजिट करने के लिए कम से कम 2 दिन का समय लगता है। बट जहाँ कुछ हिस्टोरिकल घटना हुई है, जो कुछ हिस्ट्री में फेमस है, वहाँ आप लोगों को लेके चलते हैं, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाती है। जिस पैलेस के अंदर भी आप लोग खड़े हो इसको बोला जाता है महाराणा कुंभा का पैलेस। इस महल को बनाया था 8th सेंचुरी में बप्पा रावल ने। बप्पा रावल बोले तो महाराणा प्रताप के परिवार के पहले राजा जिन्होंने राजस्थान में आके राजपूताना शासन की स्थापना की, वो थे बप्पा रावल। उनका नाम होता है ओरिजिनल काल भोज। गोहिल वंश के राजा होते हैं महेंद्र सिंह, ईडर गुजरात के रहने वाले। ईडर में भील लोग विद्रोह कर देते हैं तो काल भोज अपनी माता के साथ में राजस्थान की ओर शरण लेते हैं नागदा में। वही वो पाल पोस के बड़े होते हैं और यहाँ के सामंतों के साथ में सेना के अंदर भर्ती हो जाते हैं। मौर्य वंश के साथ में जो मान मौर्य था उसकी सेना में रह के वो आक्रमण करते हैं, युद्ध करते हैं। लेकिन वो जब यहाँ के सामंतों का मन जीत लेते हैं तो मौर्य वंश के राजा, जो अंतिम राजा यहाँ का रहता है मान मौर्य को यहाँ के सामंत राजगद्दी से हटा देते हैं और बप्पा रावल को मात्र 16 वर्ष की आयु में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का राजा बना देते हैं। उनके अंदर इतना प्रताप था, इतना बल था कि उन्होंने अपने ताकत के बल पे मेवाड़ की जो सीमा है, राज्य की सीमा है, 8 प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, वहां तक अपने राज्य की सीमाएं फैला दी थी। हिंदुस्तान के ऊपर पहली बार यदि किसी मुस्लिम आक्रमणकारी ने आक्रमण की योजना बनाई वो था मीर कासिम। मीर कासिम ने हिंदुस्तान के ऊपर जब आक्रमण की योजना बनाई तो उसकी योजना का पता लगता है बप्पा रावल को, तो बप्पा रावल उसको कंधार तक खदेड़ देते हैं। बप्पा रावल के 400 वर्ष बाद तक किसी मुस्लिम आक्रमणकारी की हिम्मत न हुई को हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखे। पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा शहर है जिसको बोला जाता है रावलपिंडी। तो बप्पा रावल ने जब कंधार तक युद्ध करने के लिए गए थे, मीर कासिम को खदेड़ा, उस टाइम पे उन्होंने अपना सैन्य ठिकाना बनाया था रावलपिंडी में। वो बप्पा रावल के द्वारा ही बसाया गया शहर है, उसका ओरिजिनल नाम है रावलपिंड। पंजाबी में गांव को बोला जाता पिंड, कन्वर्ट होकर उसका नाम हो गया रावलपिंडी। तो बप्पा रावल ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार वहां तक कर दिया था। 13वीं शताब्दी में जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आता है रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए, तो इस महल को ध्वस्त कर देता है। 14th सेंचुरी 33 को जब महाराणा कुंभा चित्तौड़ की राजगद्दी बैठते तो अपने रहने के लिए वापस महल को रिनोवेट कराते हैं, इसलिए इसको कुंभा महल के नाम से इसको पहचाना जाता है। जिधर से भी आप लोगों ने एंट्री की है, ये इसका एंट्रेंस पॉइंट ये नहीं है। इधर अभी आप रैंप चढ़ के आए होंगे तो इधर से अंदर आने के लिए घोड़े आते थे। इधर से सिर्फ घोड़े बनाए आते के और यहाँ पर 7 घोड़ों को बांधा जाता था। उन 7 घोड़ों का पूजन किया जाता था, इसलिए इसको बोला जाता है अश्व पूजन केंद्र। क्योंकि ये लोग सूर्यवंशी है, भगवान राम के पुत्र लव होते हैं, लव के वंशज हैं सूर्यवंशी। तो ये यहाँ पर 7 घोड़ों को बांधा जाता था, क्योंकि भगवान सूर्य के रथ में भी 7 घोड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पर 7 घोड़ों को बांधा जाता था। जब घोड़ों का बांधा जाता था, इस जगह जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पर पंडित लोग मंत्रोच्चार करते थे और यहाँ पर सामने जो डोम जो बना हुआ है यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, जिसको आज अपन इंस्ट्रूमेंटल बोल सकते हैं। इसको बोला जाता है नौबत खाना मीन्स होता है ढोल नगाड़े बजाए जाने का स्थान। और यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे जहाँ पे भी ये महिला बेटी इस जगह पर रानी बैठा करती थी और यहाँ पर नीचे पंडित लोग मंत्रोच्चार करते थे, उनको देखा जाता था। सामने जो झरोखा जो देख रहे हैं इसको बोला जाता है सूरज गोखड़ा। गोखड़ा मीन्स होता है विंडो। ये लोग सूर्यवंशी है, तो सूर्य को जल चढ़ाने के पश्चात मॉर्निंग के टाइम पे सूर्य को जल चढ़ाया जाता था, अर्घ चढ़ाया जाता था। उसके बाद में पानी पीते थे और खाना खाते थे। लेकिन मान लो जिस दिन यहाँ पे बारिश हो रही है, मौसम खराब है, तो उस दिन क्या किया जाता था, यहाँ पर सोने का सूरज रखा जाता था। सोने के सूरज की पूजा करने के पश्चात ये लोग खाना खाते थे और पानी पीते थे, इसलिए इसको नाम दिया गया सूरज गोखड़ा।
इसको तोड़ दिया गया था। फिर 1877 में महाराणा सज्जन सिंह जी ने इसको वापस रिपेयरिंग करवाया, इसलिए आपको थोड़ा नया नया दिख रहा होगा। ओल्ड टाइम का जो था ओरिजिनल वो तोड़ दिया गया। फिर 1877 में महाराणा सज्जन सिंह जी ने इसको वापस रिपेयरिंग करवाया था। अब आपको मैं लेके चलता हूँ इस पैलेस के मेन एंट्रेंस गेट की तरफ, जिसको बोला जाता है त्रिपोलिया दरवाजा। त्रिपोलिया होता है, त्रिपोलिया मीन्स होता है 3 साइड से एंटर होने का रास्ता, लेफ्ट राइट एंड स्ट्रेट, इसलिए इस गेट को बोला जाता है त्रिपोलिया दरवाजा। इस पैलेस के अंदर आने का जो मेन एंट्रेंस जो था, ये सामने नीचे जो आप देखेंगे इसको बोला जाता है त्रिपोलिया दरवाजा, मतलब 3 साइड से एंटर होने का रास्ता, लेफ्ट राइट एंड स्ट्रेट। इधर से इसलिए एंट्री दी जाती थी क्योंकि इस पैलेस को 2 भागों में डिवाइड किया है। अभी मैं आपको लेके चलूंगा मेरे राइट हैंड की तरफ, जो आप वहां से चलूंगा आपको लेके, वो लेडीज वाला पार्ट है और लेफ्ट वाला पार्ट जेंट्स वाला पार्ट है। तो राजपूताना में क्या घूंघट प्रथा चलती है, तो इस वजह से किसी भी व्यक्ति को उस साइड से एंट्री नहीं दी जाती थी, कि नहीं तो कोई भी व्यक्ति आएगा और सीधा राजपूताना मतलब लेडीज वाले डिपार्टमेंट के अंदर चला जाएगा, पार्ट के अंदर चला जाएगा, इसलिए उधर से किसी को एंट्री नहीं दी जाती थी। उधर से सिर्फ घोड़े आया जाया करते थे, जिनका घोड़ों का पूजन किया जाता था। बाकी अन्य व्यक्ति जो भी मंत्री, संतरी, सेनापति, जो भी प्रजा होती थी पहले के टाइम पे, इस त्रिपोलिया दरवाजा से अंदर एंटर होती थी और ऐसे पूरा राउंड करके इसके अंदर तरफ आती थी। उधर से पीछे से, यस, ये इधर से आइए आप लोग, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। उस त्रिपोलिया दरवाजा जाके इस प्रकार से इसे एंट्री होती थी। सामने कोने में जो महल जो देख रहे हैं, उस महल को बोला जाता है मीराबाई का महल। चित्तौड़गढ़ मीराबाई का ससुराल है, कृष्ण भक्त मीराबाई। मेड़ता सिटी के पास में गांव पड़ता कुड़की, वहां की राजकुमारी और यहाँ के राणा संग्राम सिंह के पुत्र राणा भोज की वाइफ का नाम है मीराबाई। तो मीराबाई को जब ससुराल उनकी शादी होती है तो उनके रहने के लिए उनके ससुर ने महल बनाया था, जिसको मीराबाई के महल के नाम से उसको पहचाना जाता है। वैसे इस पूरे परिसर को रात को देखा जाता है लेजर शो, लाइट एंड साउंड शो के द्वारा, जहाँ पर सामने जो आपके सामने बेंचेज जो चेयर्स बनी हुई है, वहाँ पर टूरिस्ट बैठते हैं और इस पूरे पैलेस को रात को लाइट एंड साउंड शो के द्वारा देखा जाता है। आइए, ये बीच में जो गलियारा जो देख रहे हैं, ये इस पैलेस को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। राइट हैंड वाला जो पार्ट है जो देख रहे हैं, लेडीज वाला पार्ट है, और ये लेफ्ट हैंड वाला जो पार्ट है वो आपको दिखा रहा हूँ, ये जेंट्स वाला पार्ट है। सो राइट हैंड वाला जो पार्ट है, लेडीज पार्ट है, में से इधर किसी भी आदमी की अंदर एंट्री नहीं होती थी इधर, क्योंकि घूंघट प्रथा चलती थी। राजपूताना महिलाओं घूंघट निकालती थी, इसलिए इस साइड से किसी को भी अंदर एंट्री नहीं दी जाती थी। महाराणा प्रताप पूरे वर्ल्ड में फेमस है। महाराणा प्रताप को सभी जानते हैं। उनके पिताजी थे उदय सिंह। उदय सिंह के फादर थे महाराणा संग्राम सिंह, जिसको पूरी दुनिया राणा सांगा के नाम से पहचानती है। और महाराणा संग्राम सिंह के 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े लड़के का नाम था रतन सिंह, जिनको कुश्ती लड़ने का शौक होता तो अपने ननिहाल में जाते हैं तो कुश्ती लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं। दूसरे नंबर को होते राणा भोज, मीराबाई के हस्बैंड, उनकी इस समय मृत्यु हो जाती है। तीसरे नंबर को होता विक्रम सिंह, जो यहाँ के दासी पुत्र होता है, बनवीर सेनापति होता है यहाँ का मेवाड़ का, तो विक्रम सिंह को खत्म कर देता है। और अंतिम यहाँ का कुलवंश बचता है उदय सिंह। तो बनवीर देखता है कि इस उदय सिंह को भी खत्म करके इस पूरी मेवाड़ रियासत का मैं राजा बन जाऊं। उसका प्लान, उसका षड्यंत्र का पता लग जाता है पन्ना धाई को। उदय सिंह को पाल पोस के बड़ा करने वाली होती है धाई माँ पन्ना। तो पन्ना धाई को पता लग जाता है, तो पन्ना धाई क्या करती है, अपने स्वयं के पुत्र चंदन को कुंवर उदय सिंह के बिस्तर पर सुला देती है और उदय सिंह को ऐसे गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ की ओर रवाना कर देती है। उदय सिंह को मारने के लिए बनवीर जैसे ही आता है, पूछता है कहाँ है कुंवर उदय सिंह। वो माँ अपने पुत्र चंदन की ओर इशारा करके कह रही ये सोया हुआ है उदय सिंह। उदय सिंह के धोखे में वो चंदन के ऊपर तलवार से वार करता है, चंदन वही खत्म हो जाता है। उस टाइम पे यदि पन्ना दे अपने पुत्र चंदन का बलिदान नहीं देती जाती, इतिहासों में महाराणा प्रताप का कोई नामो निशान नहीं होता। उन्हीं उदय सिंह जी के पुत्र हुए महाराणा प्रताप, जिनका जन्म होता है कुंभलगढ़ में, राज्याभिषेक होता है गोगुंदा में और उनका अंतिम संस्कार होता है चावंड में। और उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप, और उदय सिंह नहीं फिर मेवाड़ की राजधानी में नहीं थी उदयपुर को। उदयपुर का नाम आज उदय सिंह जी के नाम पे दिया हुआ है। और उन्हीं उदय सिंह जी का जन्म स्थान है ये वाला, रानी कर्णावती, महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र। ये उनका शयन कक्ष संग्राम सिंह और रानी कर्णावती का, यहाँ पर उनके पुत्र उदय सिंह का जन्म हुआ। यह उदय सिंह जी का बॉर्न पैलेस है। आप देख सकते हैं ये है प्रिंसेस क्वार्टर। यहीं पर पन्नादाई उदय सिंह का देखभाल कर रही थी जब विक्रमजीत सिंह को मारकर दासी पुत्र बलि आए थे, और पन्नादाई ने अपने बेटे चंदन सिंह का त्याग किया, यह बलिदान किया। और उससे पहले ही उदय सिंह को एक बास्केट में कुंभलगढ़ भेज दिया था। और उदय सिंह के ही बेटे थे महाराणा प्रताप, जिसके लिए मेवाड़ इतना फेमस हुआ। लेकिन राजपूतों में राणाओं के लिए नहीं, पन्नादाई का त्याग के लिए भी बहुत फेमस है। और शायद RTDC का होटल जहाँ हम लोग रुके थे, होटल पन्ना, उसी के नाम पर है। दोस्तों मेरे पीछे है मीराबाई पैलेस। महाराजा संग्राम सिंह के बेटे भोजराज सिंह की पत्नी थी वो,
उनके मरने के उपरांत, माने महाराजा के मरने के उपरांत, मीराबाई पसंद करती थी कृष्ण भगवान की प्रार्थना करना या पूजा करना, और यहाँ के लोग शिव जी की पूजा किया करते थे। सो यहाँ के लोग मीराबाई को पसंद नहीं करते थे। विक्रमजीत सिंह जो उनके देवर लगते थे, उन्हें खाने में पॉइजन दिया, पॉइजन अमृत बन गया। फिर उन्हें सांप भेजा, सांप गार्डन बन गया। उसके बाद मीराबाई ये प्लेस छोड़कर चली गई द्वारिका, और जब से वो गई ये प्लेस ध्वंसी होते रह गया। कहूँ तो ये फोर्ट अपने वीरान रूप की तरफ बढ़ते चला गया। ये पूरा आप जो व्यू जो देख रहे हैं सिटी का व्यू, ये पूरा चित्तौड़गढ़ शहर कहलाता है। इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट का बैक साइड है, फ्रंट साइड नहीं है। जिधर से अभी आप लोगों ने आपकी गाड़ी से जो अपनी एंट्री की होगी इस पैलेस के अंदर, इस महल के अंदर, तो ये वाला रास्ता 14th सेंचुरी 35 में महाराणा कुंभा ने बनाया था। और जो भी आपको मैं विजिट करा रहा हूँ मोनूमेंट्स इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर, ये सारे मोनूमेंट्स इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बैक साइड में बने हुए, ना कि फ्रंट साइड में। इसका कोई रीजन होगा? उसका रीजन है कि ये सारे मोनूमेंट्स बैक साइड में इसलिए बना रखे हैं कि दुश्मन आक्रमण करेगा तो फ्रंट साइड की तरफ से करेगा, वो यहाँ तक आएंगे तो ये लोग अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे, इसीलिए सारे मोनूमेंट्स बैक साइड में बना रखे हैं। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम क्या होता है, मैन डेवलपमेंट हो जाता है इधर बैक साइड में, पूरी सिटी, स्टेशन, बस स्टैंड सब इस साइड में डेवलपमेंट हो जाता है और फ्रंट साइड में कुछ भी नहीं होता है। तो लोगों ने इसको कन्वर्ट कर रखा है, फ्रंट साइड को लोगों ने मान लिया बैक साइड और बैक साइड को लोगों ने मान रखा फ्रंट साइड। वो सामने आप जो रिवर के ऊपर जो ब्रिज देख रहे हैं, जिसको दो रोड देख रहे होंगे आप पे, एक्चुअली वो ब्रिज बना हुआ गंभीरी नदी के ऊपर। अच्छा, वो वाला रोड जो है? जी, दो रोड जो देख रहे हैं ना, वो इस गंभीरी नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है। लेफ्ट वाला जो ब्रिज जो देख रहे हो 1310 में अलाउद्दीन खिलजी के लड़के खिजर खान ने उसको बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी के लड़के खिजर खान ने यहाँ पे शासन किया था, तो उसने उस रोड को, उस ब्रिज को बनाया था गंभीरी नदी के ऊपर, इसलिए वो 1310 का ब्रिज अभी भी वैसा वैसा बना हुआ है। जस्ट उसके पास में जो ब्रिज है वो तो बिल्कुल अभी नया बना हुआ है 2000 के अंदर, लेकिन जो 1310 का जो ब्रिज है वो लेफ्ट वाला 1310 का ब्रिज बना हुआ है। और ये पूरा अरावली रेंज है ना? ये पूरा सर अरावली रेंज, टोटली अरावली रेंज स्टार्ट हो रहा है इधर से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बहुत सबसे बड़ी लंबी पर्वतमाला जो है अरावली पर्वतमाला है। ये सामने जो इनके जो टूटे फूटे महल, मंदिर, सॉरी महल, जो कमरे टाइप जो देख रहे हो, यहाँ पर इनके मंत्री संतरी इन लोगों के ये रूम वगैरह बना हुआ करते थे। ये नीचे गार्डन नुमा जो आप देख रहे हो, यहाँ पर इनके राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की तलवारबाजी सिखाई जाती थी इनको, तो अस्त्र शस्त्र यहाँ पे सिखाए जाते थे कि उनको कैसे युद्ध में युद्ध करना है, तो उनका युद्धाभ्यास कराया जाता था। छोटे छोटे जो राजकुमार होते थे उनको बचपन से ही यहाँ के राजपूतानों के द्वारा, उनको राजपूत योद्धाओं के द्वारा उनको तलवारबाजी सिखाई जाती थी। एक तरह से इनका पूरा ये सीखने का स्थान है, तलवारबाजी सीखने का स्थान कहलाता है। अभी जस्ट सामने आप नीचे जो कमरा नुमा जो देख रहे हैं, वो वाला सामने नीचे जो कमरा नुमा जो देख रहे हैं, इसको ये शिव मंदिर हुआ करता था पहले के टाइम पे, लेकिन जब आक्रमणकारियों ने यहाँ पर आक्रमण किया तो इस अंदर जो शिवलिंग था उसको पूरे का ध्वस्त कर दिया। अंदर अभी कुछ भी पता नहीं लगेगा, इसकी किसी टाइम पे मंदिर हुआ करता था। लेकिन इसके जस्ट सामने चबूतरा जो आप देख रहे हो, यहाँ पर शिव मंदिर के सामने नंदी विराजमान रहा करते थे। ये नंदी बाबा यहाँ पे बैठते थे और सामने शिव मंदिर हुआ करता था, ये शिव मंदिर। लेकिन लोगों को किसी को पता नहीं चलेगा। अभी आप अंदर जाके देखोगे तो पूरा ही आपको रिक्त दिखाई देगा, अंदर पता नहीं लगेगा शिव मंदिर। लेकिन प्राचीन समय में ये एक शिव मंदिर हुआ करता था, जिसको आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया गया। ये लोग सबसे ज्यादा शिव की उपासक करते हैं, भगवान एकलिंग की पूजा करते हैं, इसलिए यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे आपको सबसे ज्यादा शिव मंदिर मिलेंगे। कहीं पे भी आप जाओगे तो ये शिव मंदिर हुआ करता था पहले के टाइम पे, जिसको अभी पूरा अंदर कुछ भी आपको पता नहीं लगेगा, तोड़ दिया गया है आक्रमणकारियों के द्वारा। इसकी डिजाइन आप देखिए, पत्थरों की डिजाइन, पत्थरों के ऊपर बिल्कुल बारीक बारीक इन पर डिजाइन की हुई है। लेकिन इन डिजाइनों पे आप देखोगे आक्रमणकारी इतने दुर्दांत थे कि हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए मंदिर को ही नहीं तोड़ा, बल्कि मंदिर के बाहर जितनी भी मूर्तियां हुआ करती थी, आप इनको देखिए, मूर्तियों की देखिए चेहरा देखिए, आप फेस देख सकते हैं, इनके फेस को भी सबको खराब किया हुआ है। आपको कोई सी भी मूर्ति बिल्कुल कंप्लीट आपको नहीं दिखाई देगी, सबके इनके फेस वगैरह टूटे हुए आपको दिखाई देंगे। किसी भी मंदिर के अंदर चले जाइए, इसी यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे अन्य मंदिर के अंदर भी हम आपको लेके चलूंगा तो आप देखोगे इनके सबकी मूर्ति है, फेस के टूटे हुए हैं, मूर्तियों के नहीं, एलिफेंट, हाथी जो है, हाथी भी की भी मूर्ति बनी हुई है, उन हाथियों के भी सिर तोड़े हुए हैं। ये है इस कुंभा पैलेस का जनाना एरिया और क्वींस पैलेस। यहाँ रानी पद्मिनी विंटर के समय रहा करती थी। ये 5 स्टोरी का बिल्डिंग है। यहाँ से रानी अपने मर्दों को डायरेक्ट मेल एरिया में देख सकती थी और यहाँ किसी भी मर्द को आना अलाउड नहीं था।
ये है वो रास्ता जहाँ से रानी गौमुख में जाया करती थी और वहाँ जाकर नहा शिव जी की पूजा किया करती थी। ये अराउंड 1 किलोमीटर का रास्ता है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं त्रिपोलिया दरवाज़ा, यही है मेन एंट्रेंस कुंभा पैलेस का और इसी गेट से एंट्री कर शाम को आप लाइट एंड साउंड शो देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और इस फोर्ट में और भी घूमने की जगह को घूमते हैं। दोस्तों कुंभा पैलेस घूमकर हम लोग आ चुके हैं कुंभ श्याम मंदिर और बीरा मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं। ये है मीराबाई का मंदिर। मीराबाई मेड़ता सिटी के पास में गांव पड़ता कुर्की, वहाँ की राजकुमारी थी। यहाँ के राणा संग्राम सिंह के पुत्र राणा भोज के साथ उनका विवाह हुआ, लेकिन विवाह होने के पश्चात भी उन्होंने कभी उनको अपना पति नहीं माना, क्योंकि बचपन से भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी। समय के साथ जब बड़ी होती है यहाँ के राणा के साथ उनका विवाह हुआ, लेकिन विवाह होने के पश्चात भी उन्होंने कभी उनको अपना पति नहीं माना, क्योंकि बचपन से भगवान कृष्ण से प्रेम करती। जब यहाँ पे विवाह हुआ तो दैनिक दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साधु संतों के साथ उठना बैठना, भजन कीर्तन करना, मंदिर जाना। तो आसपास के जो साधु संत थे, सत्संगी लोग थे, उनको पता लगा कि चित्तौड़ की महारानी मीराबाई तो साधु संतों का आदर सत्कार करती है, उनके साथ वो भजन कीर्तन करती है। तो साधु संत लोग, सत्संगी लोग बाहर राजमहल तक जाने लगे। जो मैंने आपको पीछे मीराबाई का महल बताया था कुंभा महल के अंदर, वहाँ तक जाने लग गया। उनका ससुर संग्राम सिंह ने मीराबाई को बोला कि राजमहल की सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं कि कोई व्यक्ति राजमहल के अंदर प्रवेश करे। आपको पूजा पाठ भजन कीर्तन करना है तो आपके लिए मंदिर बना देते हैं जहाँ बैठ कर पूजा पाठ करो। उनको पूजा पाठ करने के लिए मंदिर बनाया जहाँ बैठ के मीरा जी पूजा पाठ करने लग गई। इस मंदिर के अंदर जो भगवान कृष्ण की जो मूर्ति होती है वो मीरा जी अपने साथ में लेके चली गई थी। बहुत समय तक यह मंदिर बिना मूर्ति के रहा। फिर 2002 के अंदर बिरला सीमेंट वालों ने इसके अंदर भगवान कृष्ण और मीरा की मूर्ति लगाई। अन्य किसी कृष्ण मंदिर के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पर राधा और कृष्ण की मूर्ति आपको दिखाई देगी या सिंगल कृष्ण जी की मूर्ति दिखाई देगी। लेकिन इस मंदिर के अंदर आप जाओगे तो इसके अंदर देखोगे मीरा जी और कृष्ण जी के आपको दर्शन होंगे। पूरी इंडिया के अंदर सिर्फ ऐसे 3 मंदिर है जहाँ पर कृष्ण जी के साथ में मीरा जी बाई के दर्शन होंगे। एक हमारे चित्तौड़ का मंदिर है, एक कांगड़ा देवी हिमाचल प्रदेश वहाँ पे कृष्ण मीना मंदिर है, और एक जयपुर आमेर में वहाँ पर कृष्ण और मीरा जी का मंदिर है। ये 3 ऐसे मंदिर है जहाँ पे आपको कृष्ण जी के साथ में मीराबाई के दर्शन होंगे। ये सामने जो छतरी में जो देख रहे हैं ये उनके गुरु संत रविदास जी की चरण पादुका बनी हुई है। उनके गुरु की चरणों की पूजा की जाती है, उसके बाद में भगवान की पूजा की जाती है। तो उनके गुरु के संत रविदास जी की चरण पादुका बना हुई है। जो सामने बड़ा मंदिर जो देख रहे हैं इस मंदिर को बोला जाता है कुंभ श्याम मंदिर। इस मंदिर को बनाया था 8th सेंचुरी में बप्पा रावल ने। जब इस मंदिर को बनाया, इस मंदिर के अंदर उन्होंने मूर्ति लगाई थी विष्णु भगवान का जो तीसरा अवतार था वराह, ये वराह मंदिर था। लेकिन 13वीं शताब्दी में जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करता है रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए, रानी पद्मिनी अपने आप को जला के खत्म कर लेती है, कर लेती है। अलाउद्दीन खिलजी देखता हो सकता है रानी पद्मिनी किसी महल में मंदिर में छुपी होगी, तो महलों और मंदिरों को खंगालता हुआ रानी पद्मिनी को ढूंढता हुआ जब इस मंदिर के अंदर अलाउद्दीन खिलजी आता है, इसके अंदर रानी पद्मिनी तो नहीं मिलती है, लेकिन भगवान वराह की मूर्ति को देखता है तो हिंदू धर्म की आस्था का पर ठेस पहुंचाने के लिए उस मूर्ति को डैमेज कर देता, तोड़ देता है। 14th सेंचुरी 33 को जब महाराणा कुंभा चित्तौड़ की राजगद्दी बैठते हैं, गद्दी के अंदर टूटी मूर्ति है। हिंदू धर्म के अंदर टूटी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, तो महाराणा कुंभा उस खंडित मूर्ति को हटा के उसकी जगह भगवान कृष्ण, बलराम और राधा की मूर्ति लगाते हैं। अपना खुद का महाराणा कुंभा का शॉर्ट टाइम करते हैं कुंभ और भगवान कृष्ण का नाम निकालते हैं श्याम। इस मंदिर को नाम दे देते हैं कुंभ श्याम मंदिर। बैक साइड से इसको देखोगे तो इसको जो डिज़ाइन में आपको दिखाई देगी वो पूरी के जगन्नाथ मंदिर के जैसी दिखाई देगी। फ्रंट साइड से जो इसकी डिज़ाइन है गुजरात के सोमनाथ के मंदिर के जैसे। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसके अंदर दोनों मंदिरों को कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। जस्ट सामने जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं विजय स्तंभ, विक्ट्री ऑफ टावर। विजय की याद में बना स्तंभ विजय स्तंभ। यहाँ के राजा महाराणा कुंभा 2 स्टेट को जीत के आए, एक गुजरात और एक मालवा। गुजरात का राजा था अहमद शाह अब्दाली, जिसने अहमदाबाद नगर की स्थापना की, और मालवा 8% है मध्य प्रदेश, वहाँ का राजा था महमूद खिलजी। उन दोनों को पराजित किया। पराजित करने के पश्चात अपनी उस जीत को लंबे समय तक यादगार बनाने के लिए एक स्तंभ बना, उसको नाम दिया गया विजय स्तंभ। विजय की याद में बना स्तंभ विजय स्तंभ। 9 मंजिल बना रखा है। 9 मंजिल इसलिए हिंदू देवी देवताओं में 9 ग्रह को प्रमुख माना गया, तो 9 ही ग्रहों को समर्पित करते हुए 9 मंजिला बना रखा है।
157 सीढ़ी अंदर जाने के, लेकिन अभी कोविड की टाइम से इसको अंदर जाने का एंट्रेंस इसका बंद किया हुआ है। पहले लोग ऊपर तक जा बिल्कुल ऊपर 8वीं मंजिल तक इस पे जा सकते थे, जो कि 157 सीढ़ी ऊपर चढ़ने की है। 1440 में इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ और 1448 में जाके कंप्लीट हुआ। 8 साल इसको बनने में लगे। उस जमाने में इसको बनाने की कीमत आई थी 90 लाख रुपए। सोने और चांदी के सिक्के खर्च हुए थे। 122 फीट इसकी हाइट है। और इसमें भी भैया भगवान के बहुत सारे बता रहा हूँ सर आपको मैं। अंदर और बाहर की तरफ महाभारत और रामायण काल में जितने भी हिंदू देवी देवता हैं उनकी मूर्तियाँ इसके अंदर अंकित की हुई है। आप लोगों ने जो दिल्ली का कुतुब मीनार देखा हो तो वो कैसा ब्रॉड एंड नेरो, बट आप इसको देखोगे तो ब्रॉड, नेरो एंड ब्रॉड, चौड़ा है, सकला फिर चौड़ा है। भगवान शंकर के डमरू के आकार का ये लोग भगवान एकलिंग की पूजा करते हैं। एकलिंग शंकर जी का स्वरूप है, तो ये लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं। तो महाणा कुंभा ने इनके आर्किटेक्ट को बोला कि इसका डिजाइन इस प्रकार का तैयार करना कि हमारे इष्ट देव का मान सम्मान रह जाए, तो उसने फिर इसका डिजाइन भगवान शंकर के डमरू के आकार का बनाया। दूसरा सामने जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर भी मैं आपको लेके चलूंगा। पहले इसका आपको जानकारी दे देता हूँ। इस मंदिर को बोलते हैं समाधीश्वर महादेव मंदिर। सभी समस्याओं का समाधान करने वाले भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश। 9 फीट की एक चट्टान है जिसको काट के शंकर जी की 3 मूर्तियां बना रखी है, और तीनों ही मूर्तियां देखोगे तो आपको डिफरेंट दिखाई देगी। पहली मूर्ति रोती हुई, सेंटर वाली मूर्ति हंसती हुई, लास्ट वाली मूर्ति बिल्कुल चुपचाप। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूँ। 11वीं शताब्दी के मध्य में परमार वंश के राजा भोज ने इस मंदिर को बनाया था। फिर महाराणा मोकल ने इसको वापस रिपेयरिंग करवाया। इसका नाम है समाधीश्वर महादेव मंदिर। इसको उपमा दी है ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से। इस तरह नीचे डीप में मैं आपको लेके चलूंगा। गौमुखी कुंड, गाय का मुंह बना पत्थर का, उसके अंदर से 12 महीने 24 घंटे नेचुरल पानी आता है। हजारों वर्षों से पानी आ रहा है, लेकिन आज तक लोगों को पता नहीं चला पानी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो पानी सारा एक 48 फीट गहरी झील लेक है, उसके अंदर स्टोरेज होता है। ओवरफ्लो होने पर झरने के रूप में नीचे गिरता है। चौथारिया का इंपॉर्टेंट पॉइंट जौहर स्थल। जौहर उसको कहते हैं जब यहाँ के राजा लोग युद्ध करने के लिए जाते हैं। पीछे से रानी को पता लगता कि हमारे पति के राजा की मृत्यु होने वाली है, तो सामूहिक रूप से आग लगा के उसके अंदर कूद के अपने आप को जला के खत्म कर लेती थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका पति की या राजा की मृत्यु के बाद दुश्मन ऊपर आए और उनकी इज्जत आबरू के साथ में खिलवाड़ करे। तो अपना मान सम्मान, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए आग के अंदर जिंदा जल के उनको मरना पसंद था, लेकिन अपनी इज्जत के ऊपर दाग लगाना पसंद नहीं था, जिसको बोला जाता है जौहर। धन्य चित्तौड़ की धरती, जहाँ पर मुख्य रूप से 3 बार जौहर हुआ है। फर्स्ट टाइम जौहर हुआ था 1303 को। आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जौहर के रानी पद्मिनी ने 16,000 महिलाओं के साथ में। दूसरा जौहर होता है 1535 को। आक्रमण करता है बहादुर शाह, गुजरात का राजा। यहाँ शासन होता है महाराणा संग्राम सिंह का। वो युद्ध करने के लिए खानवा की ओर चले जाते हैं। वहाँ पर उनके रसोई के दौरान उनके खाने के अंदर जहर मिला दिया जाता है, तो महाराणा संग्राम सिंह की वहाँ मृत्यु हो जाती है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर उनकी पत्नी रानी कर्णावती राज्य करती है। बहादुर शाह को जब ये पता लगा कि चित्तौड़ की राज्य के ऊपर तो एक महिला शासक कर रही है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाता है। तो रानी कर्णावती हुमायूं को राखी बेचती है और यहाँ पर रक्षा का आह्वान करती है। उसी टाइम पे बहादुर शाह की तरफ से भी हुमायूं के पास में संदेश जाता है कि मैं तो गजवा हिंदी के लिए निकला हूँ, यदि तुम मेरी राह का रोड़ा बनोगे तो खुदा को क्या मुँह दिखाओगे। तो हुमायूं अपना पड़ाव ग्वालियर में डाल देता 2 महीने। चित्तौड़गढ़ के लिए आता है, लेकिन जब बहादुर शाह का जब उसको संदेश मिलता है तो अपना कारवा वहीं रोक लेता है और बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण करता है। रानी कर्णावती बड़ी बहादुर के साथ में लड़ती है, लेकिन जब उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है तो 13,000 महिलाओं के साथ में अपने आप को जला के खत्म कर देता है। तीसरा और अंतिम जौहर होता है, उसको बोला जाता है साका। साका उसको बोला जाता है जब राजपूत लोग मरने और मारने पर उतर हो जाते हैं केसरिया बहाना पहन के, तो उनके पीछे जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग आदमी होते हैं या महिलाएं होती है, उनको जलवा देते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी वीर गति के पश्चात दुश्मन उनके बच्चों के साथ में, उनके बुजुर्गों के साथ में या उनकी महिलाओं के साथ में कोई गलत आचरण करे। तो ये तीसरा कहलाता था साका। यहाँ का राजा रहता है उदय सिंह। तो पूरे राज परिवार को, यहाँ के जो सेनापति होते हैं जयमल, फतेह, लाखा, चुंडा, ये सब पूरे राज परिवार को पहाड़ की ओर भेज देते हैं। युद्ध की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं और साका करवाने के पश्चात मुगल सेना और राजपूताना सैन्य का आमने सामना खुद करते हैं। जो मैंने आपको तीनों जो जौहर और साका के बारे में बताया, मुख्य रूप से जो जौहर स्थल जो बताया जाता है, कोई पर्टिकुलर चित्तौड़गढ़ में ऐसा कोई स्थान नहीं है।
यूट्यूब पर बहुत सारी जगह बताया जाता है कि वहाँ पर कोई खड्डा नुमा बताया जाता है, कोई मूवी को देख के आता है, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है कि हाँ यही जौहर है। लेकिन यहाँ के जो गवर्नमेंट आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने, भारतीय पुरातत्व विभाग वालों ने जो जौहर स्थल को एक स्मृति के रूप में उन्होंने जो बना रखा है, ये सामने नीचे गार्डन जो आप देख रहे हैं, ये पीपल का पेड़, इसके नीचे पूरा गार्डन जो देख रहे हैं, इसको गवर्नमेंट ने जौहर स्थल घोषित किया हुआ है। सामने ब्लैक बोर्ड पे वहाँ लिखा हुआ, जहाँ मैं आपको मैं लेके चलूँगा वहाँ पर, उसको बोलते हैं जौहर स्थल। ये जो टूटे हुए अवशेष जो देख रहे हैं, मंदिरों के टूटे हुए अवशेष है। इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर टोटल 27 बार अटैक हुए हैं, जिसमें से 3 टाइम राजपूत पराजित हुए, 24 बार राजपूत विजय हुए। तो 3 टाइम जब राजपूत पराजित हुए तो यहाँ की महिलाओं ने, सत्राणियों ने अपना मान सम्मान, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए जौहर किया था। आक्रमणकारियों ने जब इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर अपना आधिपत्य कर लिया था, इसको अपने अधीन में कर लिया था, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने मंदिरों को नुकसान पहुँचाया। उन मंदिरों के टूटे हुए अवशेष आपके सामने रखे हुए हैं। गोमुख कुंड लिखा हुआ है, वहाँ पर गाय का मुंह होना पत्थर का, उसके अंदर से 12 महीने 24 घंटे नेचुरल पानी आता है। हजारों वर्षों से पानी आ रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है। और मैंने आपको जो कुंभा महल के अंदर जो टनल दिखाई थी, जो मैंने आपको बोला था सुरंग के वहाँ गोमुख कुंड के वहाँ पे जाके निकलती थी, वो टनल यहाँ पे निकलती है इस जगह, जिसके अंदर रानी पद्मिनी की काल्पनिक मूर्ति लगी हुई है। कुंभा पैलेस से जो खुफिया रास्ता गौमुख के लिए खुला करता था, वो यहीं पर है। सामने आप देख सकते हैं रानी पद्मिनी की काल्पनिक प्रतिमा। अभी आपने रानी पद्मावती की काल्पनिक प्रतिमा देखी और सामने आपने देखा गोमुख कुंड। और इस पीछे एक अद्भुत बात यह है कि समर के टाइम पे ये कुंड का पानी ठंडा रहता है और ठंडी के समय इसका पानी गर्म रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो गाय का जो मुंह है ना पत्थर का, उसके अंदर जो पानी आता है वो मैं उधर से दिखा के लेके आया हूँ। इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट को आप गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल जो सबसे पहले पिक देता है वो ये वाली देता है, जो कि ड्रोन कैमरे से इस साइड से ली हुई पिक है। ये हम आ गए अभी जौहर स्थल के बीचों बीच। ये है पूरा जौहर स्थल। ये सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं जौहर स्थल। होली के बाद में जो एकादशी आती है, उस दिन यहाँ पर जौहर मेला लगता है। पूरी देश दुनिया से राजपूत लोग आते हैं और उन वीरों रंग और श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने इस मेवाड़ को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके लिए हवन कुंड बना रखा है। ये एक कोई पर्टिकुलर अंग्रेजी तारीख नहीं, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार जो एकादशी आती है होली के 11वें दिन, उस दिन यहाँ पर जौहर मेला लगता है। तो पूरी देश दुनिया से राजपूत लोग आते हैं और उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी आत्म शांति के लिए। उनके लिए हवन कुंड बना रखा है। तो ये जो मेला सिर्फ इसी पार्ट में लगता है, पूरा फोर्ट में लगता है? यहाँ पे ओनली श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा जाता है। मेले का जो मेन जो कार्यक्रम रखा जाता है वो वहाँ पर फतेह प्रकाश महल है, वो बहुत बड़ा प्रांगण है, वहाँ पर आयोजित सभा वगैरह। दोस्तों चलिए अभी हम लोग समाधीश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जी की प्रतिमा है। चलिए दर्शन करें और आशीर्वाद लें। सामने गेट जो देख रहे हैं, इस गेट को बोला जाता है जौहर दरवाजा। तो रानियाँ जब जौहर करने के लिए आई थी कुंभा महल से, तो इस रास्ते से आई, इसलिए इस दरवाजे को बोला जाता है जौहर दरवाजा। ये वापस आप पीछे इधर जो छोटे छोटे जो आपको समाधि टाइप जो देख रहे हैं, यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, उनके जो पुत्र होते थे या पुत्री होती थी, बच्चे होते थे, जो छोटे समय उनकी मृत्यु हो जाती है, अल्प आयु में उनकी, तो हम हिंदू धर्म के अंदर बच्चों को, छोटे बच्चों को जलाया नहीं जाता है, उनको दफनाया जाता है। तो ये उनके समाधि बनाए हुए उन बच्चों को यहाँ पे दफनाया गया हुआ है। ये जो मैंने आपको जौहर दरवाजे के बारे में बताया, तो इस रास्ते से रानियाँ आती थी जौहर करने के लिए और इस गोमुख कुंड के अंदर जाकर उसके अंदर स्नान करती, इस मंदिर के अंदर जाकर पूजा पाठ करने के बाद में जौहर स्थल पर जाकर जौहर की ज्वाला जलाई जाती थी। चलिए अब हम आ गए हैं रानी पद्मिनी के समर पैलेस। रावल रतन सिंह रानी पद्मिनी को स्वयंवर में जीत के लेके आए। राजस्थान की इतनी तेज गर्मी होती है, एक आम आदमी राजस्थान की गर्मी सहन नहीं कर पाता है, तो रावल रतन सिंह ने रानी पद्मिनी को गर्मी से बचाने के लिए पानी के बीच में महल बनाया, जिसको रानी पद्मिनी के जल महल के नाम से पहचाना जाता है। रानी पद्मिनी, जिसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ताल में ताल भोपाल की ताल बाकी सब तलैया, रूप में रानी पद्मिनी रानी बाकी सब रमैया।
रानियाँ तो एक से बढ़कर एक हुई, लेकिन रानी पद्मिनी जितनी सुंदर जितनी खूबसूरत नहीं हुई। कहते हैं कि जब पानी पीती थी उसके गले में से उतरता दिखता था कि पानी पी रही है। उसके बारे में ऐसा बोला जाता है, ये फैक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि वो जब पानी पीती थी तो उसके गले में से उतरता दिखता था। माने इतनी तो- खूबसूरत थी। हाँ, तो रानी पद्मिनी की सुंदरता की प्रशंसा उस टाइम पे जो दिल्ली की सल्तनत पे सत्ता कर पे था वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में उसको पता लगता है, तो रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए दिल्ली से चल के चित्तौड़गढ़ की ओर आता है। लेकिन जब इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देखता तो आश्चर्यचकित हो जाता कि इतना विशाल दुर्ग में कैसे जीतूंगा। खेती बाड़ी नीचे होती थी, किसान लोग नीचे रहते थे। वो क्या करता है, खेतों को अपने कब्जे में कर लेता है, किसानों को बंदी बना लेता है। रावल रतन सिंह रानी पद्मिनी के पति, उनको नहीं पता है वो क्या चाहता है, तो उससे कंप्रोमाइज करने के लिए एक संदेश पहुंचाते हैं कि तुमने हमारे खेतों के ऊपर क्यों कब्जा किया, किसानों को क्यों बंदी बनाया। रावल रतन सिंह का संदेश पाकर अलाउद्दीन खिलजी कहता है, मैंने सुना आपकी रानी पद्मिनी बहुत सुंदर है, मैं एक बार उसको देखना चाहता हूँ। जैसे ही रानी पद्मिनी का उस संदेश के अंदर नाम आता है, उसको रिटर्न जवाब दिया जाता है। कहते हैं, खबरदार खिलजी, तो हमारी रानी का नाम लिया, वो शतरानी है, किसी गैर पुरुष के सामने बिना पर्दे के नहीं जाएगी। पर्दा बोले तो घूंघट। अलाउद्दीन खिलजी कहता है, मैंने तो सुना चित्तौड़ की धरती पे यदि दुश्मन में मेहमान बन के आते हैं, आप उसकी अच्छा बहुत करते हो, सत्कार करते हो। मैं तो आपकी रानी की सुंदरता की प्रशंसा सुन के उसको यहाँ देखने के लिए आया। तो रावल रतन सिंह ने कहा, ठीक है, यदि तुम यहाँ पर रानी पद्मिनी की सुंदरता की प्रशंसा सुन के मेहमान बन के यहाँ पर आए, तो हम तुमको रानी दिखाएंगे, लेकिन आमने सामने नहीं। रानी दिखाएंगे। अष्ट धातु का एक पात्र बनाया जाता है, आईने के जैसा बन जाता है। अष्ट धातु सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, जिंक। आज अपने घर के अंदर पुराने पीतल या तांबे के बर्तन होते हैं, उनको साफ करते तो हल्का सा चेहरा दिखाई देता है। अष्ट धातु बिल्कुल आईने के जैसी बन गई, ऐसा कहते हैं। और उसको लगाया गया था सामने जो बिल्डिंग जो देख रहे हो, विंडो जो देख रहे हो, झरोखा, जी हाँ, ये वाला नहीं, उधर वाला, वो वाला। यस, उसके वहाँ पे अंदर लगाया गया था। और रानी पद्मिनी को उस महल के नीचे इधर सीढ़ी पे बैठाया गया था। थोड़ा सा आप लोग इधर आएंगे तो मैं आप लोगों को शायद इसकी सीढ़ी भी आपको दिखा सकता हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया था, और उसके दोनों साइड में खड़ा हो गए थे गोरा और बादल। रावल रतन सिंह के सेनापति होते गोरा और बादल, इन दोनों को निर्देश दे रखा था कि अलाउद्दीन खिलजी पीछे घूम के रानी पद्मिनी को आमने सामने देखने की कोशिश करे, इससे गर्दन उड़ा देना। ये देखिए वहाँ पे जो सीढ़ियाँ जो दिख रही है आपको, इन सीढ़ियों पे बैठाया गया था रानी पद्मिनी को। सामने यहाँ पर उस जोरोखे को, वो जो विंडो जो दिख रही है उसके अंदर खड़ा किया था, कक्ष के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी का फेस उधर उल्टा साइड में। यस, और रानी पद्मिनी का फेस भी उधर। सामने दीवार पे लगाया गया था मेहराब। रानी पद्मिनी का सीधा उसके अंदर रिफ्लेक्स गया, उसके अंदर उसने देखा। देखने के पश्चात इतना सम्मोहित हुआ, और कैसे देखो उसका प्रतिबिंब गया होगा। बाद में जब यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू आए तो उनको दिखाने के लिए महाराणा भोपाल सिंह जी ने इसके अंदर आईने लगा दिए थे। जो बहुत सारे जो गाइड होते हैं, अंडर जिनकी ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती है, ऐसे अनऑथराइज होते हैं, वो बताने लग गए थे कि रानी पद्मिनी को आईने में देखा। जबकि 12th सेंचुरी 96 में आईना इंडिया के अंदर नहीं बना था। वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिखाने के लिए इसके अंदर आईने लगाए थे। जब पद्मावत मूवी आई थी इसीलिए इसका विरोध हुआ था, और कर्णी सेना वालों ने इसका भरपूर विरोध किया था। और हम लोग भी इसका विरोध करते हैं कि जो ओरिजिनल चीज़ है वही दिखानी चाहिए। हिस्ट्री हमारी हिंदुस्तान की गलत नहीं समझानी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए। तो फिर कर्णी सेना वालों ने इस रूम के अंदर जो आईने जो लगे हुए थे उनको तोड़ दिया और इस कक्ष को बंद कर दिया। अब खुला हुआ है ना शायद। उस बाद में साल 2 साल तक ये कक्ष बंद रहा, फिर बाद में इसको वापस गवर्नमेंट ने खोला। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रतिबिंब कैसे गया होगा, गाइड मूवी आई थी वहीदा रहमान और देवानंद साहब की, उसके अंदर गाना है आज फिर जीने की तमन्ना, आज फिर मरने का इरादा। उस टाइम पर क्या होता है, यहाँ पर वहीदा रहमान जी इन सीढ़ियों पर नृत्य करती है, देवानंद साहब उस खिड़की में बैठे रहते हैं, और उसके अंदर जो आईने जो लगे हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिखाने के लिए जो आईने लगाए गए थे, उन आईने में वहीदा रहमान जी का सीधा रिफ्लेक्स आता है। तो इस प्रकार रानी पद्मिनी को उसके अंदर सीधा रिफ्लेक्स किया था। जहाँ पर मेहमान बन के आया था अलाउद्दीन खिलजी। अपने हिंदुस्तान का एक कल्चर है शुरू से ही, प्राचीन समय से। अपने घर पे कोई मेहमान आता है, आज अपन उसको छोड़ने के लिए स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, इतना नहीं तो कम से कम गली के बाहर तक जाते हैं। तो राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने के लिए जब दुर्ग के नीचे जाते हैं, और नीचे जाकर अलाउद्दीन खिलजी को कहता है ठीक है सुल्तान, अब मैं पुनः अपने दुर्ग में लौटना चाहता हूँ। उस समय अलाउद्दीन खिलजी
राणा रतन सिंह को अपने सैनिकों को आदेश देता है कि राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया। धोखे से राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया जाता है और रानी पद्मिनी के पास में संदेश पहुंचा तक अपने पति को जिंदा चाहती हो तो मेरे पास में आ जाओ। राणा रतन सिंह को बंदी बनाया। रानी पद्मिनी के पास में संदेश आया, फिर भी रानी पद्मिनी विचलित नहीं हुई। उन्होंने गोरा और बादल के साथ में मंत्रणा की, डिस्कशन किया। फैसला ये हुआ कि राजपूत सैनिक महिलाओं के कपड़े पहनेंगे, डोलियों के अंदर बैठेंगे और उनको उठाने वाले कहार जो होंगे वो भी राजपूत सैनिक होंगे और अलाउद्दीन खिलजी के खेमे के अंदर जाएंगे। सारा निर्णय हुआ। बादल जो कि रानी पद्मिनी की ही उम्र के थे, वो रानी पद्मिनी की डोली के अंदर बैठ जाते हैं महिलाओं के कपड़े पहन के। गोरा उनको लेके जाता दिल्ली, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह को बंदी बना के दिल्ली लेके चला गया था। गोरा वहां जाता है दिल्ली और अलाउद्दीन खिलजी के सामने जाके कहता है कि हमारी रानी जी आ गई है, लेकिन हमारी रानी जी की अंतिम इच्छा, आखिरी शर्त है कि वो अपने पति राणा रतन सिंह से मिलना चाहती है। अलाउद्दीन खिलजी देखता है इन डोलियों के अंदर तो सारी महिलाएं और यहाँ मेरे ही खेमे के अंदर तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। वो उसने कहा ठीक है, रानी पद्मिनी की डोली रावल रतन सिंह के बंदी करके बाहर उतार दी जाए। जैसे उसकी डोली वहाँ उतारी जाती है, बादल घूंघट निकाल के डोली से बाहर निकलता है, बंदी घर के अंदर जाता है और राणा रतन सिंह को प्रणाम करके जिसे अपना घूंघट हटाता है तो राणा रतन सिंह आश्चर्यचकित हो जाते और कहते हैं बादल तुम? वो कहता हाँ हजूर, जैसा धोखा इस खिलजी ने आपके साथ में किया वैसे ही धोखे का जवाब हमारी रानी ने धोखे से दिया। बार सारा राजपूत सैनिक युद्ध के लिए तैयार, आप अंदर से आक्रमण की आवाज लगाई है। जैसे ही अंदर से आक्रमण की आवाज लगाई जाती है और राजपूत सैनिक उन डोलियों से बाहर निकलते हैं और अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण कर बैठते हैं। इस अचानक हुए हमले में अलाउद्दीन खिलजी की सेना के अंदर भगदड़ मच जाती है। तो मौका देख के गोरा और बादल वहां से तो राणा रतन सिंह को चित्तौड़गढ़ दुर्ग को रवाना कर देते हैं, लेकिन उस युद्ध में गोरा और बादल दोनों शहीद हो जाते हैं। आफ्टर 7 ईयर्स 1303 को अलाउद्दीन खिलजी फिर इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करता है रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए। राणा रतन सिंह लड़ते लड़ते जब वीर गति को प्राप्त होने वाले होते हैं, रानी पद्मिनी के पास में संदेश आता है कि हुकुम वीर गति को प्राप्त होने वाले हैं। रानी पद्मिनी अपना मान सम्मान राजपुताना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए महलों से निकलती है। मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ के पहले के ज़माने में जो जेल हुआ करती थी उसके अंदर आपको लेके चलता हूँ। महाराणा कुंभा मोहम्मद खिलजी जो कि मालवा का सुल्तान था, उसको वहाँ से बंदी बनाकर लेके आए थे और उसको जहाँ बंदी खाने में उसको रखा था, जेल में रखा था, वो आपको मैं दिखाता हूँ। महाराणा कुंभा की जेल, जहाँ पर मोहम्मद खिलजी को उन्होंने बंदी बनाकर रखा था। ठीक है, 14वीं सेंचुरी की यह जेल आपको दिखाई देगी। मेरा दावा है कि 99% लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि पहले के ज़माने में की जेल हुआ करती थी। और आप किसी भी यूट्यूब पे जाके देख लेना, आपको ये जेल कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये उस ज़माने की जेल हुआ करती थी जहाँ पर मोहम्मद खिलजी को बंदी बना के रखा गया था। ये पूरा जेल जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित थी। महाराणा कुंभा मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को बंदी बनाकर यहाँ लेकर आए थे। ये उस ज़माने की जेल है। यहाँ नीचे रखते थे क्या? जी, बाहर से ऊपर से मैंने यहीं से लाइट आया करता था। बिल्कुल। दोस्तों, जो अभी जेल हमने दिखाया, आई होप किसी भी YouTube चैनल वाले ने ये नहीं दिखाया होगा। ये वन ऑफ द अननोन फैक्ट है जो आज मेरे इस वीडियो में आप लोग देख पा रहे हैं। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, यह है भीमलत कुंड। मान्यता यह है कि भीम ने यहाँ पे बहुत जोर से लात मारा था और उसके बाद ये कुंड बन गया था। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के मेन एंट्रेंस गेट पे वो पीछे से जो एंट्री की जाती है वो तो 14वीं सेंचुरी महाराणा कुंभा के द्वारा रास्ता बनाया हुआ है। ये वाला जो गेट है 5 सेंचुरी टू 14वीं सेंचुरी जो मेन एंट्रेंस था वो ये वाला है, जिस गेट को बोला जाता है सूरज पोल दरवाजा। पोल मीन्स होता है गेट। इस गेट को अकबर ने तोड़ दिया गया था। फिर 1877 में महाराणा सज्जन सिंह हुए, उन्होंने इस गेट को वापस रिपेयरिंग करवाया था। इस गेट को बनाया गया 1877 में। ये दरवाजा आज भी
सनसेट के टाइम पे ओपन किया जाता है और सनसेट के टाइम पे इसको क्लोज कर दिया जाता है, सनराइज के टाइम पे इसको ओपन कर दिया जाता है। आज भी वही इसकी पद्धति है बंद होने और खुलने की। सूर्योदय से सूर्यास्त का इसका टाइमिंग रहता है। ये नुकीले किले जो आप देख रहे हैं, ये नुकीले किले इस दरवाजे की सेफ्टी के लिए, पहले क्या हाथी के द्वारा दरवाजे को तोड़ दिया जाता था, तो हाथी से सेफ्टी के लिए हाथी अपनी सर की मारेगा तो नुकीले किले उसके सर के अंदर छिप जाएंगे, हाथी मर जाएगा लेकिन ये दरवाजे नहीं टूटेंगे। इसलिए नुकीले किले जो आप देख रहे हैं हाथी से सेफ्टी के लिए लगा रखे हैं। ये पूरा सामने जो आपके व्यू जो देख रहे हैं खेत खलियान वाला, ये पूरा इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट का फ्रंट साइड है। पूरा सिटी साइड जो आपने देखा वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट का बैक साइड है। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम क्या होता है कि फ्रंट साइड में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता और बैक साइड में मेन सिटी वगैरह सब बन जाती है, तो लोगों ने इसको जस्ट कन्वर्ट कर लिया। फ्रंट साइड को लोगों ने मान रखा बैक साइड और बैक साइड को लोगों ने मान रखा फ्रंट साइड। जितने भी मोनूमेंट्स वगैरह बने हुए हैं वो सब पीछे की तरफ बने हुए हैं। पीछे बनाने का भी उनका रीज़न है, वहाँ पर इसलिए बना रखे कि मान लो दुश्मन इधर से अटैक करता हो वहाँ तक पहुँचेगा तो वहाँ तक वो लोग अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। इसलिए सारे वो मोनूमेंट्स जो कि मैंने आपको कुंभा महल से स्टार्ट किया था, वो सारे मोनूमेंट्स इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बैक साइड में बना रखे हैं। लेकिन लोगों ने इसको बैक साइड बना लिया, जबकि ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट का फ्रंट साइड है। या रास्ता इधर देख सकते हैं, ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर इंटर होने के लिए 5 सेंचुरी से लेकर 14 सेंचुरी तक एंटर होने के लिए ये रास्ता था। इधर भी ऐसे 7 गेट बने हुए थे। धीरे धीरे करते ये गेट टूटते गए। इस गेट को अकबर ने तोड़ दिया था और यहाँ का जो दरवाजा है अकबर अपने साथ में लेके चला गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की 3 निशाने अपने साथ में लेके गया था कि मैंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को विजय कर लिया, तो 3 चीज़ अपने साथ में लेके गया था। एक फर्स्ट में तो नौबत खाना जो मैंने आपको बताया, वहाँ के ढोल नगाड़े, एक देवी का दीपदान, और तीसरा इस सूरतमल दरवाजे का मेन गेट जो कि पुलिस ने यहाँ से ले जाने के बाद में फतेहपुर सीकरी जिसमें अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था, वहाँ फतेहपुर सीकरी में इसका गेट लगाया उसने। फिर 1877 में महाराणा सज्जन सिंह आए तो उन्होंने इस गेट को वापस बनाया और यहाँ पर एक गेट लगाया। लेकिन ये गेट आज भी उसी समय के हिसाब से सूर्योदय के टाइम पे इसको ओपन किया जाता है और सूर्यास्त के टाइम पे इसको बंद कर दिया जाता है। ये वापस उल्टा बीच से जो आप देख रहे हैं, यहाँ से गर्म पानी डाला जाता था। दुश्मन यहाँ तक आएगा, इस गेट को नहीं तोड़ पाएगा, यहाँ से चढ़ने की कोशिश करेगा तो यहाँ से गर्म तेल और पानी डाला जाता था। वापिस ऊपर जो 3 आपको छोटे खड्डे नुमा जो दिख रहे हैं, वहाँ से तीर कमान और बंदूकें चलाई जाती थी। सामने पूरा बैटलफील्ड युद्ध का मैदान, नीचे भी लोगों ने खेत खलियान बना लिए, लेकिन ये पूरा युद्ध का मैदान कहलाता है। सामने जो पहाड़ देख रहे हो अरावली पर्वत, उसके आगे छोटा पहाड़ देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई एक आदमी सो रहा है, जिसको कुंभकर्ण पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट में इधर आप देखोगे तो सिर है, बीच में पेट है, नीचे पैर है। चित्तौड़गढ़ साइड सीन के अंतिम पड़ाव की ओर हम आ चुके हैं। ये सामने जो देख रहे हैं इसको बोला जाता है जैन कीर्ति स्तंभ। वो सामने देखा तो अपने विजय स्तंभ, जो कि विजय की याद में होना विजय स्तंभ था, इसको नाम दिया जैन कीर्ति स्तंभ। वो 14वीं सेंचुरी में महाराणा कुंभा ने बनाया था और ये 12वीं सेंचुरी का बना हुआ है। दिगंबर जैन हुए थे जैन जीजामल, जब वो घूमते घूमते यहाँ पे आए तो यहाँ के राजाओं को उन्होंने बोला आप ताकत के बल पे, तलवार के बल पे तो जीत जाओगे, लेकिन आपके राजपाट में जाकर लेखा जोखा करना होगा, हिसाब किताब करना होगा, वहाँ हमारे बनियो महाजन की जरूरत पड़ेगी। हम तो हमारे जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए निकले हैं। यदि आप आपके राज्य में जैन धर्म का प्रचार करने की अनुमति देते हो तो हमारे कुछ आदमी आपके यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, जिससे कि आपका राजपाट का लेखा जोखा हिसाब किताब करते रहेंगे और हमारे धर्म का प्रचार भी करते रहेंगे। तो यहाँ के राजाओं ने उनको इजाज़त दी, तो फिर इसको बनाया और इसको नाम दिया जैन कीर्ति स्तंभ, मतलब जैन धर्म की कीर्ति चारों दिशाओं में फैले। 75 फीट इसकी हाइट है और आप शायद बिलीव नहीं करोगे, विजय स्तंभ बना हुआ है 14वीं सेंचुरी का, बट ये उससे भी 200 साल पुराना है, 12वीं सेंचुरी का बना हुआ है। भगवान आदिनाथ को समर्पित किया हुआ, 75 फीट इसकी हाइट है, 5 मंजिल बना हुआ है। ये विजय स्तंभ से भी 200 वर्ष पुराना है। इसका इंटर होने के लिए सामने से एक छोटा सा गेट जो देख रहे हैं, इसका एंट्रेंस गेट है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से इसका एंट्रेंस गेट बंद किया हुआ है। ये पास में इधर वापस ये जैन टेम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि ये भी बहुत प्राचीन समय का जैन टेम्पल है। उधर सामने व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग जो महल नुमा जो देख रहे हैं, 1905 का महाराणा फतेह सिंह जी ने उसको बनाया था। उदयपुर से जब शिकार करने के लिए यहाँ पर आते थे तो अपना रेस्ट हाउस के रूप में उनको उपयोग में किया जाता था। पूरा फोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, सारे मोनूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, लेकिन एकमात्र बिल्डिंग है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, जिसके अंदर भी 8% टाइम म्यूजियम के कुछ सामान रखे हुए हैं, जिसके अंदर बंदूकें, तलवारें, ढाले, पुराने ज़माने के उसके अंदर कुछ सामान रखे हुए हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलता है।
पूरा किला घूमने के बाद शाम के 6:30 बजे यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है, जो इस किले के बारे में, इस किले की हिस्ट्री के बारे में बताता है। टिकट यहाँ से आप ले सकते हैं। इसका चार्जेस है 150 रुपीज़ प्लस 27 रुपीज़ GST, टोटल 177 रुपीज़। इसका हम लोग वही देखेंगे। अभी हम लोग आ गए हैं लाइट एंड साउंड शो के एरिया में। पीछे साइड में सिटिंग स्पेस है और डायरेक्ट इसका उल्टा लाइट एंड साउंड शो इसी तरफ दिखेगा। बाकी आज के लिए मैं अजय राठौर जी और हितेंद्र शर्मा जी दोनों का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये हमारे ऑटो ड्राइवर और ये हमारे गाइड, इन दोनों के वजह से ही इस किले को इतनी अच्छी तरीके से हम लोग घूम पाए हैं। मैं इन दोनों का नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी इनसे कांटेक्ट कर घूमना चाहते हैं, कल आकर आएंगे तो ये लोग ज़रूर से अच्छे तरीके से आपको ये किला घुमाएंगे और किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड किए, बहुत कुछ बताया है जो बाकी यूट्यूबर्स शायद नहीं दिखा पाए हैं। थैंक यू दोनों को। फिर कभी कहीं आएंगे इधर तो आप दोनों से वापस मुलाकात होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सितारों से कह दो बड़ी लंबी रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। नववर्ष आने वाला है, नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और सभी में जो भी यूट्यूब देखते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ भैया का चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू आपको। तो चित्तौड़गढ़ के फोर्ट से ये खूबसूरत सा सनसेट, कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है। ये चित्तौड़गढ़ का शहर, सामने दूर में अरावली रेंज और वो डूबता हुआ सूरज। वन ऑफ द बेस्ट व्यू यू कैन हैव इन चित्तौड़गढ़। अब से कुछ ही देर में साउंड एंड लाइट शो होगा, वो भी मैं थोड़ा उसका भी झलकी आपको दिखाऊंगा। फिर चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन पर मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। और बलिदान की अमर कहानियां, जिनका बहार कवियों और चारणों ने बार बार दिल खोल कर किया है। तू बड़ा भाग्यशाली है बालक। जहां तेरी गाय का दूध झर रहा था वो भगवान एकलिंग का पवित्र स्थान है। तुझ पर उनकी विशेष कृपा दिख रही है। कल से तू यहाँ आकर हमसे शस्त्र विद्या के साथ साथ शास्त्र विद्या भी ग्रहण कर। हम तुझे एकलिंग का दीवान घोषित करते हैं। चक्रवर्ती महाराज बप्पा रावल की जय। बप्पा रावल ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। दोस्तों आपने खूबसूरत सा लाइट एंड साउंड शो देखा चित्तौड़गढ़ के फोर्ट में। आज सुबह से हम लोग चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूम रहे थे। हिस्ट्री काफ़ी अच्छी तरीके से जाना था और इस लाइट एंड साउंड शो से और भी क्लियर हुआ। मेवाड़ के प्राचीन इतिहास के बारे में जानना, शान और शौकत राजपूतों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगा। आई होप आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। मुझे तो चित्तौड़ घूम के बहुत अच्छा लगा। इंडियन हिस्ट्री, हमारे इतिहास के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग आ चुके हैं आशीर्वाद होटल में, यहाँ पर अभी डिनर करेंगे। फिर 8:50 में हमारा ट्रेन है उदयपुर के लिए। कल हम उदयपुर में शूट करेंगे और आपको उसका ब्लॉग भी दिखाएंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं वापस कल आपसे सुबह। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।